Hello everyone, welcome back to the online platform of Commerce Wiz and yes, I am again here with you all. This is me Pallavi और हम किस बारे में बातें कर रहे थे किसी को याद है? So we were actually talking about लेबर वेलफेयर एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स योर यूनिट 9। हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमें पता है हमने बहुत सारी वेलफेयर की थ्योरीज भी पढ़ी। अब हम लोग काफी टाइम से इसको पढ़ रहे हैं एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट फ्यू ऑफ द न्यू इंसर्शंस, थोड़े से न्यू एडिशंस जो हुए आपके सिलेबस में, हमने उनके बारे में भी बातें करी थी। तो वो कौन कौन से थे? पहला वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जो कि है हेल्थ और हाइजीन। नाउ इफ यू रिमेंबर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट विच एक्ट, हमने कौन से एक्ट्स के बारे में देखा था? पहले तो हम लोग ने फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में देखा था, देन वी टॉक्ड अबाउट माइंस एक्ट ऑल्सो। तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में सबसे ज्यादा सेक्शंस के बारे में बातें करी थी और वो कौन कौन से सेक्शंस थे? किसी को याद है सेक्शंस कहां से थे वो? इट वॉज फ्रॉम सेक्शन 11 टू सेक्शन 20। ठीक है, आपको देखो बेटा ये सेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रही हूं अभी ये आगे चल के जस्टिफाई भी हो जाएगा, बिकॉज इन दिसंबर 2019 की अगर आप बात करोगे तो सेक्शन से ही क्वेश्चन उठा है। ठीक है, बात को देखो समझो, एकदम से वो नहीं पूछेगा कि आप लिस्ट आउट कर दो कि आप 11 कौन सा है 20 कौन सा, नहीं। इट विल रियली टॉक अबाउट कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिटून्स की अगर आपने बात करी है तो ये पूछ लेगा आपसे कि वो किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो वहां पे कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 20 भी है। तो जब तक आप बेटा पढ़े नहीं रहे होगे कि हाँ ये सेक्शन 20 में दिया है और फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सो यू वोंट बी एबल टू आंसर। और यही क्वेश्चन अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि दिसंबर 2019 में आपके ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं जो कि आपके एक्सीडेंट वाला पार्ट से पूछे गए। मतलब कि सेक्शन 11 टू 20 हमने बात कर ली है, किसकी? हेल्थ की बात करी है। अब हम मैम आगे क्या पढ़ेंगे? सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और हम उसके आगे सेफ्टी की बातें करेंगे। ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स है जिनको हमें देखना है। तो सेफ्टी कहां से होगी? सो सेक्शन 21 से लेकर के सेक्शन हम 40 तक बात करेंगे इसकी। और यहाँ पे क्या बातें हुई हैं? यहाँ पे हमने सिर्फ बातें करी हैं सेफ्टी की। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यहाँ से 22, 23, सेक्शन 24 वो पूछ रहे हैं कि ये वाले पर्टिकुलर जो आपके एरिया से हम डिस्कस करेंगे ये किस सेक्शन में दिए गए हैं। सो इट इज अ प्रूफ दैट यस यू हैव टू स्टडी दिस थिंग क्वाइट थॉरोली, बिकॉज इस तरह से नेट में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ऑल राइट, फाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट भी बोल सकते हो। अगर हम यहाँ पे डिजीज की बात करेंगे तो आप उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कह सकते हो, इंडस्ट्रियल डिजीज भी कह सकते हो। तो ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं अगर एक नया टर्म देखने को मिल जाए कि ये क्या आ गया। अगर आप देखो, आप सिंपली अगर हम एक्सीडेंट की भी बात करेंगे तो एक्सीडेंट क्या होते हैं? एक्सीडेंट हमेशा से ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। प्लान्ड होते हैं क्या? अरे प्लान्ड होते तो एक्सीडेंट्स होते ही नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हमने प्रोविजंस पहले से क्रिएट करके रखे, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो हमें कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा अपने वर्कर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात हो रही इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की, तो ये अनएक्सपेक्टेड अकरेंस है, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन इनकी देखो वजह पता होना बहुत जरूरी है कि किस वजह से। अगर एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट भी हुआ है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। अगर वो अमिस है, मतलब कहते हैं ना कि होते होते बच गया, तो कोई ऐसी चीज जो नहीं भी हुई, देन टू यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट सो दैट इन फ्यूचर में चल के आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। फाइन। तो यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड अकरेंस इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट हैपेंस व्हिच इंटरप्ट्स द ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। अब मेरे किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उन्होंने मशीनरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारी फैक्ट्री ने फिट करी जिसमें फेंसिंग करना बहुत जरूरी था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैजार्डस मशीनरी थी, उसके वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती थी अगर हमारे वर्कर्स पास से जाएंगे। अब हमने क्या करा, मैंने फेंसिंग नहीं कराई, किसी वर्कर का जाते हुए उसका
कोई भी बॉडी पार्ट बाय मिस्टेक मशीन में आ गया, नाउ व्हाट विल हैपन, हमारी वर्कफोर्स को अगर प्रॉब्लम हुई है तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोग्रेस थी हमारे प्रोडक्शन की, हमारे वर्क की, वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और बहुत ज्यादा एक क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा अगर हमने अपने लेवल पर, एम्प्लॉयर के लेवल पर अगर हमने प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड करवाए। फाइन, तो यहाँ पे क्या बात करा, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इट इज द अकरेंस इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। देखो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट जो कि किसी वर्कर को फेस करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वर्किंग, जब वो वहां पे काम कर रहा है, हमारी वर्किंग आवर्स के दौरान काम करते समय प्रोडक्शन में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखने की है, अगर आपको डिजीज है, कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई है, पहले से आपको किसी तरह की, मान लो आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर भी आपने क्या क्या रिवील नहीं करा किसको, एम्प्लॉयर को, और आप एक ऐसे डस्ट एंड फ्यूम्स वाले रूम में आपको अलॉट कर दिया गया कि आपको इस वाली मशीन पे काम करना है या इस पर्टिकुलर रूम में जहां पे थोड़ी ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो जो आपकी एस्थमा की थी वो बढ़ जाती है, सो यू विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल ऑन योर बिहाफ, क्योंकि कोई दूसरा आपको बताए आपके लिए क्या सही है, पहले आपको खुद को पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर आपकी खुद की नेग्लिजेंस है, अगर आपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं यूज करे हैं, आपने वो डिवाइसेस हटा दी हैं, तो भी आप खुद उस चीज के लिए जिम्मेदार होगे, ना कि आपका एम्प्लॉयर। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कभी कभी एम्प्लॉयर्स ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, एल्कोहलिक हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज, ये क्या है, ये तो एम्प्लॉय के बिहाफ पर ही एक नेग्लिजेंस हो गया, मेरा ऐसा बिहेवियर है एम्प्लॉय का, तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज द नेग्लिजेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। उसको पता है मैं ऐसा करूंगा तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातों को एम्प्लॉय को भी अपने लेवल पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए हम इसकी वापस बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में अगर होता है किसी भी तरह की बॉडीली इंजरी होगी किसी पर्सन को, जो कि क्या करेगी, उसको अनफिट कर देगी उसके काम पे आने के लिए, कितने घंटे के लिए, वी विल बी टॉकिंग अबाउट 48 आवर्स। और 48 आवर्स माय डियर फ्रेंड्स कब हम बात कर रहे हैं, जब हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे माइंस एक्ट के बारे में पूछूं तो कितने आवर्स की बात करी गई है, वहां पर 72 आवर्स की बात करी गई है। जब भी कुछ पढ़ो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना, क्योंकि ये पढ़ा है कि भाई कितने घंटे तक अगर एक एम्प्लॉय या एक इंसान काम कर नहीं सकता तो ही कहा जाएगा कि हाँ वो इफेक्टेड हुआ है, कोई इंजरी हुई है। तो फैक्ट्रीज एक्ट में बेटा उसको बोला गया है 48 आवर्स। बट अगर आप माइंस एक्ट से क्वेश्चन आ जाता है तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे इस चीज को 72 आवर्स बोला गया है, और जो कि आप बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो या आगे पढ़ोगे लेबर लॉज में, और हम लोग आगे बातें करेंगे इसकी। फाइन, अगर आप दूसरे वर्ड्स में देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई जाहिर सी बात है अनएक्सपेक्टेड है, फ्लोर इतना ज्यादा गीला छोड़ दिया, वहां पे सम्स हो गए, उसमें गड्ढे, हमको पता है कि इस चीज को करने से अगर मैंने ऐसा छोड़ दिया तो ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या है, मैंने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे नेग्लिजेंस है या एम्प्लॉय के बिहाफ पे, और उसकी वजह से किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड इवेंट वहां पे टेक प्लेस करते हैं, ठीक है, जो कि एंटिसिपेटेड नहीं होते, मतलब आप उसको पहले से नहीं बता सकते और डिजाइन भी नहीं हो सकते। फाइन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अनप्लान्ड, अनकंट्रोलेबल होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और इससे क्या होता है आपकी पर्सनल इंजरी यहाँ पे हो जाती है। फाइन, तो इंडस्ट्रियल इंजरी को हम क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तरह की पर्सनल इंजरी है, किसको, एम्प्लॉय में, और किस वजह से वो हुई है, बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड विच अराइजेस आउट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप काम कर रहे हो तो वहां पर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, और जिसके लिए क्या होता है, वर्कर्स को कंपनसेशन मिलता है अंडर द एक्ट, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, किस किस तरह के एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं,
ठीक है। अब देखो एक्सीडेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो कितना ज्यादा सीवियर था वो एक्सीडेंट, वो जो हादसा हुआ या फिर वो इंजरी थी, उसका लेवल, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, हाँ, उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। और उसकी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट है कि टेम्पररी है। टेम्पररी लेवल की इंजरी है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में, 1 दिन में या हफ्ते भर में ठीक हो जानी है। लेकिन अगर परमानेंट लेवल पे इंजरी हो गई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और वो अब लंबे समय तक ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है, आपका कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो बिल्कुल कट के ही अलग हो गया है या इनफैक्ट डेथ हो गई है किसी की, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाता है और ये परमानेंट है। फाइन, सो यू हैव टू सी दिस कि कितने तरह के एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप मेजर एक्सीडेंट की बात करोगे तो मेजर एक्सीडेंट में यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है, मेजर मतलब बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, किसी की डेथ हो गई है, हाँ, तो ये क्या है, ये प्रोलोंग्ड डिसेबिलिटी है, मतलब परमानेंट है, परमानेंट है, तभी तो अब तो वो ठीक नहीं हो सकता, द पर्सन हैज गॉन। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर एक्सीडेंट क्या होते हैं, इट डज नॉट रेंडर एम्प्लॉय डिसेबल्ड, मतलब उसको वो डिसेबल इतना ज्यादा नहीं करता, माइनर है मतलब थोड़ी चोट लग गई है, थोड़ा कुछ करके ठीक ठाक करके वी कैन कम बैक टू द वर्क प्लेस। देन आप एक्सटर्नल इंजरी की बात करेंगे हम और एक इंटरनल इंजरी की बात करेंगे। सी इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट अ चार्ट, हम एक चार्ट के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल? एक्सटर्नल का मतलब आपको इतना चोट लगा, आपका हाथ कट गया कि पूरा आपको दिखाई दे रहा है, आपको इतनी ज्यादा डीप इंजरी हुई है, वो सबको दिख रहा है। इंटरनल इंजरी क्या होती है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, किसको दिख रहा है, मेरी हड्डी टूटी, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ है, मैं बेहोश नहीं हूं, बट व्हाट हैज हैपेंड, हाँ मेरी बहुत ज्यादा बुरी तरह से मेरी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरनल इंजरी, ठीक है। टेम्पररी एक्सीडेंट क्या होता है, टेम्पररी मतलब डिसेबल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम मतलब 1 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए आप डिसेबल्ड हो गए हो, और परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब आप हमेशा के लिए डिसेबल हो गए हो, नाउ यू कैन नॉट गेट रिकवर्ड, आप कभी भी ठीक उसमें नहीं हो सकते हो। अब आप डिसेबिलिटी की बात करोगे तो यहां पर भी देखो क्या बोल रहा है, एक तो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मतलब क्या है कि वर्कर इज एनेबल टू परफॉर्म with full capacity because of on the job or due to illness, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप बात करो पार्शियल की, तो आपका वर्कर काम पे तो आ रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू परफॉर्म विथ फुल कैपेसिटी। पार्शियल है, मेरे एक हाथ में चोट लग गई लेफ्ट वाले, मैं थोड़ा सा मशीन को ऑपरेट ठीक से नहीं कर पा रही हूं, तो फिर क्या हो रहा है, ये पार्शियल डिसेबिलिटी है, मतलब मैं काम तो करूंगी लेकिन क्या होगा उसमें, मेरी कैपेसिटी फुल नहीं होगी, मैं उतनी मेहनत से उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती, मेरा एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगा। अब मैं धीरे काम कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन लेवल जितना मेरी बनता था दिन में प्रोड्यूस करने का, जितना मेरा प्रोडक्शन में मेरा पार्टिसिपेशन था, अब वो बहुत ज्यादा कम हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी पार्शियल डिसेबिलिटी है, ठीक है, मतलब आधा तो मैं काम कर रही हूँ बट कुछ हिस्सा जो है वो मेरे किसी भी बॉडी पार्ट जो अफेक्टेड हो गया है उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। नाउ व्हाट इज हैपेंड विद टोटल में होता नॉट बी एबल टू वर्क अगेन, मतलब आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से काम पूरी तरह से उसको नहीं कर सकते, आपकी पूरी तरह से डिसेबिलिटी हो गई है। मेरा पूरा एक हाथ ही पैरालाइज्ड हो गया, अब डॉक्टर ने कहा है कि वो सही नहीं हो सकता। फाइन, सो व्हाट हैज हैपेंड, ये तो आपका टोटल एक तरह से डिसेबल हो गया, ठीक है। आपका राइट हैंड जो आपका मेन हैंड था, आप जिससे काम करते थे, अब वो ही बिल्कुल हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो गया है। फेटल का मतलब क्या होता है, फेटल आप देख सकते हो, नॉन फेटल देख सकते हो। तो फेटल मतलब क्या होता है, डेफिनेटली डेथ हो गई है वहां पे किसी की, बहुत ज्यादा डेडली है, और नॉन फेटल मतलब होता है इट इज नॉट डेडली, यहाँ पर डेथ उसकी नहीं हुई है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए, एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, परमानेंट और प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी टू द इंजर्ड एम्प्लॉय इज अ मेजर एक्सीडेंट। अभी मैंने आपसे बात करी, मेजर का मतलब ही होता है बेटा कि आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, तभी तो मेजर है। अभी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा तो वो तो माइनर हो जाएगा, छोटी मोटी चोट लगी, ठीक है, चलते फिरते तो ठीक ही हो जाना है। भाई मेजर हो गया तभी तो हमेशा के लिए बंदे को काम पे नहीं रख सकते, वो ना वो आके काम भी कर सकता है। A cut that does not render employees disabled termed as minor. एक छोटा मोटा चोट लग गई तो that is known as minor. Now, when an employee gets injury, तो क्या होता है with external size, it is called external injury. अभी मैंने आपसे external और injury और internal की बात करी है। भाई external क्या है, बाहरी तरफ से दिखाई दे रहा है मुझे,
ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ बहुत चोट लगी, बहुत खून बह रहा है, फाइन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इंटरनल में, क्या हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है वो कितना पेन में है, उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसको इंटरनली चोट लगी है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज इंटरनल। वही यहाँ पे बात देखो बोली गई है, विदाउट शोइंग एक्सटर्नल साइंस, जहां पे एक्सटर्नल साइंस नहीं है तो क्या होता है, दैट इज इंटरनल। और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जिस तरह से फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं। अब देखो, व्हेन एन इंजरी रेंडर्स एन इंजर्ड एम्प्लॉय डिसेबल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अभी क्या होता है, इसमें भी हो सकता है कि कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए है, या फिर अभी हम लोगों ने बात खुद ही करी है कि एक दिन के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी एक आध हफ्ते के लिए हो सकता है, टेम्परेरी है और ये ठीक हो जाता है। लेकिन क्या है, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है जो कि परमानेंट लेवल पर हो गया है, भाई इतना बड़ा, और परमानेंट है मतलब वो मेजर है, देखो कनेक्शन दिख रहा है ना, परमानेंट है तो वो मेजर है, और माइनर है तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेरी है, छोटा मोटा है, ठीक हो जाएगा। तो डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट में भी पार्शियल हो सकते हैं, टोटल, पार्शियल थोड़ा बहुत काम में इफेक्ट आएगा, लेकिन मैं काम पे करने आऊंगा, टोटल डिसेबिलिटी हो गई, काम पे नहीं आ सकते, मेरा एक पैर ही पूरा खराब हो गया है, अब तो मैं व्हील चेयर पे चलूंगा, मेरी काम तो हाइट्स पे चढ़ के काम करना था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था, मेरे पैर में तो अब प्रॉब्लम आ गई, मैं कैसे चढ़ूंगा। सो दिस वुड बी लाइक टोटल, अब आप अपने पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे वो पर्टिकुलर काम जो आपको डेजिग्नेटेड था, यू कैन नॉट डू दैट, नॉट फेटल और नॉन फेटल, बहुत ज्यादा डेडली भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा नहीं भी हो सकता, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन फेटल दैट मीन्स वो डेडली नहीं था, मतलब किसी की डेथ नहीं हुई है। ऑल राइट, नाउ सी वी विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, अभी हमने बात करी थी कितने तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर, हाँ, तो पहला आप इंटरनल देख सकते हो और एक्सटर्नल देख सकते हो। अभी हमने वी वर एक्चुअली नोइंग दैट इंटरनल लेवल पे अगर हुआ है या फिर एक्सटर्नल लेवल पे हुआ है तो क्या हो सकता है, भाई मेजर है, अगर इंटरनल है तो भी वो बहुत ज्यादा मेजर इंजरी हो सकती है या फिर माइनर इंजरी हो सकती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल पर भी मेजर या माइनर हो सकती है, अगर मेजर है तो वो फेटल हो सकती है, ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी। फेटल मतलब द पर्सन हैज एक्चुअली डाइड, वो तो चला गया, भाई माइनर है तो वो तो ठीक हो जाएगा ना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इट इज मेजर सो इट कैन बी फेटल, या तो वो मर ही गया या तो फिर डिसेबिलिटी हो गई है, और माइनर है तो एक दिन या एक हफ्ते में ठीक हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर डिसेबिलिटी की अगर बात करोगे तो यहाँ पर टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी डिसेबिलिटी में क्या होता है कि आपकी पार्शियल लेवल पे डिसेबिलिटी, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, या फिर टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी, फाइन। परमानेंट लेवल पे अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी टोटल हो सकती है आपकी डिसेबिलिटी या फिर पार्शियल लेवल पे हो सकती है। हमने अभी बात कर ली है, हमने अब इस बारे में डिस्कशन किया है कि टोटल है तो बिल्कुल पूरी तरह से वो इंसान डिसेबल हो गया है नाउ, और पार्शियल है मतलब हिज वर्किंग कैपेसिटी हैज बिन रिड्यूस्ड, किसी ना किसी तरह से वो कम हो गई है, फाइन। मतलब वो अपने पहले वाली एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता है, जितना एफिशिएंटली वो पहले करता था काम वो नहीं कर सकता है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स की, ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड द वेरियस कॉजेज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिफाइन कर दिया है, इसको यहाँ पे कहते हो डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला कौन सा है, दैट इज अनसेफ कंडीशंस, मतलब कि ऐसी हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की वर्किंग कंडीशन है दैट इज नॉट सेफ, वो अनफिट है, यही तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। वर्क रिलेटेड आपकी ऐसी अनसेफ कंडीशन, नाउ कैन यू सी द पिक्चर ओवर हियर, देखो किस तरह से अनसेफ हो सकती, इतना हैवी लोड अगर आप लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी कोई इसके नीचे आ जाएगा, फाइन। सो दीज आर सम ऑफ दी अनहेल्दी या फिर अनसेफ वर्किंग कंडीशन है जो कि आप वर्क रिलेटेड हो सकती है। अनसेफ एक्ट्स क्या होते हैं, नाउ कम ओवर टू हियर, इधर देखो, अनसेफ एक्ट मतलब यू आर स्टैंडिंग अंडर दिस, आप खुद जाकर के बाय मिस्टेक आप खड़े हो, आपको ध्यान ही नहीं है कि ऊपर इतना वेट भी है तो मैं हट जाऊं, हो सकता है बाई चांस कभी तो ये गिर जाएगा, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, सो दिस इज एन अनसेफ एक्ट, ये आपका एक्ट जो है, ये जो खड़े हो ना आप यहाँ पे, दिस इज अनसेफ बिकॉज यू नो दैट इतना हैवी वेट एंड इट माइट फॉल ऑन योर हेड, फाइन। फिर क्या होता है, देखो नियर अ मिस,
हमने इसके बारे में बातें अभी करी है कि आपको गिरते गिरते बच गया, फाइन, आपके ऊपर नहीं गिरा बट वो साइड में फॉल हो गया है, देन व्हाट विल हैपन, बट देन टू, अगर नियर में से देन टू यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट सो दैट इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। देन हियर कैन यू सी एक्चुअली अब तो अराइज हो ही गया एक्सीडेंट, वो आपके सिर पर ही आके गिर गया, ठीक है। तो इस तरह की आप चीजें देख सकते हो। अदर कॉजेज भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं, फाइन, ऑलराइट। सो वन बाय वन वील बी डिस्कसिंग, क्योंकि हमने सबसे पहले देख लिया है कि अनसेफ कंडीशंस होती हैं, अनसेफ एक्ट होता है और अदर कॉजेज भी होते हैं। तो ये 3 तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं। तो पहले हम लोग अनसेफ कंडीशंस की बात करेंगे जो कि वर्क रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अनसेफ कंडीशंस क्या है, ये बिगेस्ट कॉज होते हैं किसके, एक्सीडेंट के, अकरेंस के। दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट, ओके। Now these are associated with defective, see it is not defective, it is defective। भाई कंडीशन ही सेफ नहीं थी ना, मेरे तो टूल्स और प्लांट्स में पहले से ही डिफेक्ट था, तो ये किसकी गलती हो गई, मैंने ऐसे ही प्लांट्स लगाए जो कि पहले से ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे, बट हाँ कम पैसे में काम चलाना है तो इसी पे काम करवा दो। तो किसकी तरफ से ये गलती हो रही है, एम्प्लॉयर, आपने सही चीजों को रखा ही नहीं। एम्प्लॉय को काम जब आप दे रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड बी प्रोवाइडिंग हिम विद प्रॉपर टूल्स। आपने पहले से ऐसे रस्टेड टूल्स उसको दिए जो कि प्रॉब्लमैटिक थे, उसके हैंडल में तो पहले से ही डिफेक्ट था, तो वो तो हाथ में घुस जाना था, उसका हैंडल निकल के आपके हाथ में घुस जाना था। देन व्हाट विल हैपन, इक्विपमेंट्स ऐसे ऐसे लगाए हैं जो कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा थके हो चुके हैं, यू कैन से कि बहुत सालों से वो यूज हो रहे हैं, तो उसका कोई अपडेशन नहीं है, उसको कोई भी ज्यादा आपने रेनोवेट नहीं किया, उसकी कोई भी देख रेख नहीं करी है आपने, इस तरह की मशीन से। तो ये सारे कॉजेज अगर होते हैं, मतलब कि इनकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप क्या करोगे, ये कौन से कॉजेज है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नोन एज टेक्निकल कॉजेज। एनी ऑफ द एक्सीडेंट्स विच आर अकरिंग बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव प्लांट्स, tools, equipments, machineries or materials, then it would be known as technical causes, fine। Because of these, if the accidents are occurring, then we would be calling them as technical causes। Now they are when they are improper guarded equipments and defective equipments। I know that proper guard उनके लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसी मशीनरी लगाई है जहां पे फेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कि एक सेक्शन में बताना होगा कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी चलाएगा बंदा नहीं चलेगा, प्रॉपर जो ट्रेंड स्टाफ है हमारी फैक्ट्री का केवल वो ही जाके उसको ऑपरेट करेंगे। भाई हमारी मशीन यदि ऐसी कि वो रोटेट करती है, वो पूरी खुल जाती है, काम करते करते समय चलती भी है, ठीक है, वो अपनी जहां पे फिक्स्ड आपने उसको करी है तो समझ लो कि 6 मीटर तक वो रोटेट करके अपना काम करती है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी फेंसिंग कराऊं, उसकी केसिंग कराऊं, कि मुझे पता है ये ऐसी मशीनरी है जो रोटेट करके काम करेगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि इसके काम करते वक्त कोई इंसान इसके चलते फिरते इसके अंदर में आ जाए। अगर मैंने ये प्रोविजंस नहीं कर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयर के पार्ट पे एक बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंस या गैर जिम्मेदारा वाला बिहेवियर है, अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से क्या होते हैं भाई, एक्सीडेंट तो होना ही है, ऐसे फालतू की हरकतें होंगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली। इसी वजह से फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर में प्रॉपरली लिस्ट आउट कर दिए गए हैं सेक्शंस, ठीक है। हमने बात करी थी 11 से 20 तक, जिसमें सारे हेल्थ के बता दिए गए हैं, हेल्थ एंड हाइजीन आपको प्रोवाइड करवानी है, क्लीनलीनेस आपको देना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपको देना है, फ्रेश एयर आपको, वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाना है, आपको स्पिटून्स की फैसिलिटी देनी है, आपको वॉशरूम की फैसिलिटी देनी है। बिकॉज अगर शायद एम्प्लॉयर के लेवल पे छोड़ दिया जाएगा तो वो बंदा शायद ना भी दे। हम तो जानते हैं ना, सब अपने अपने जितना हम बचा सकते तो हम बचाते हैं, बट इफ इट वुड बी गिवन इन प्रॉपरली इन पर्टिकुलर एक्ट्स, तो वहां पे एम्प्लॉयर को उस चीज को फॉलो अप करना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली और कंपलसरी हो जाता है कि आपको वो सारी चीजें, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, उनको वो प्रोविजंस प्रोवाइड करवाने ही है। इसी तरह से हम आगे आज इस बारे में बातें करेंगे, जब हम इसको समझ लेंगे कि 21 से लेकर के ऐसे कौन से प्रोविजंस बना दिए गए हैं जिसमें जरूरी हो जाता है कि गार्ड करना है आपको अपनी मशीनरी को, अपने इक्विपमेंट्स को, ठीक है, ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। ऐसे कौन सी मशीनरी, ऐसा कौन सा काम है जहां पे आप लेडीज को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, आप बच्चों को नहीं दे सकते हो काम को करने को, ठीक है। सो इट ऑल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड told under all these sections which we'll be seeing in the upcoming slides।
आगे देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, फॉल्टी लेआउट है, लोकेशन ही सही नहीं है प्लांट की। मुझे एक बहुत ज्यादा उसको स्पेशियस, मतलब मुझे इसको गार्डन एरिया में लगाना चाहिए था। एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा डस्ट और फ्यूम्स आते हैं, मुझे पता है इसमें से धुआं निकलेगा। अब मैंने उसको एक हॉल के अंदर लगा दिया जो कि बंद है। मुझे लगाना उसको गार्डन एरिया में चाहिए था, तब थोड़ा सही रहता एनवायरमेंट, लोगों का दम नहीं घुटता। बट क्या करा, उसका लोकेशन ही मैंने सही तरह से सेटअप नहीं किया। मैंने सोचा ठीक है बाहर कौन करेगा, यहां हम कर देते हैं, फाइन। सो आपको इन सारी चीजों की वजह से अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अगर कल को चल के एस्थमा वाली प्रॉब्लम हो गई, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज तो आपको पता था ना होने वाली। अगर आप किसी एनक्लोज्ड एरिया में लगाया है, आपने वहां पे प्रोविजंस नहीं दिए हैं उनको, वेंटिलेशन तो तुमने लगाया नहीं है, एग्जॉस्ट की फैसिलिटी तो तुमने दी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसी मशीनरी आपने प्लांट सेटअप कर दिया एक बंद कमरे में, तो वहां क्या हो जाना है, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम तो होनी है आगे चल के। नाउ इनएडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप नेचुरल लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट हो, और लाइटिंग की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम होगी, हादसे हो जाएंगे। एक बहुत ज्यादा अंधेरा कमरा है जहां पे बहुत ज्यादा बारीक काम होता है, आपको लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉपर जरूरत है, लेकिन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, अनसेफ स्टोरेज की बात हम लोग कर रहे हैं, इनएडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है। इमरजेंसी में आपको पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसे प्रोविजन मैंने बना के नहीं रखे हैं कि अगर ऐसा हादसा हो गया तो मैं कल को ये तो कर सकता हूं, हमने नहीं बना के रखे हैं, ठीक है। सो ऑल दिस विल कम अंडर कौन से कॉजेज होते हैं, टेक्निकल कॉजेज, मशीनरी से रिलेटेड, उनके प्लांट से रिलेटेड, उनके लेआउट से रिलेटेड, उनके लोकेशन से रिलेटेड, उनकी लाइटिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, टेक्निकल कॉजेज। अब हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्या रीजन हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है। अब आपको पता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप किसी भी जगह जाकर के काम करते हो। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो ना, तो गलतियां होनी लिखी हैं, आप करना कुछ होगा, आपने दूसरा स्विच ऑन कर दिया जो कि मशीन उल्टी तरह से चलने लगी और आप खुद उसमें आ गए। आपका मेंटली प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी, फिजिकली हम प्रेजेंट है लेकिन मेंटली हमारा दिमाग हमारे घर में चल रहा है, बिकॉज हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे पता है मुझे अपने घर जाना है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो 100%। मैं आकर के मेरा आधा दिमाग यहाँ रहे, हाँ ठीक है जल्दी खत्म करो बिकॉज आई हैव टू गो बैक। सो व्हाट विल हैपन, विल आई बी एबल टू गिव माई 100%? क्या मैं 100% दे सकूंगी? आप हो, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे अपना 100 से ज्यादा इसमें एफर्ट दे देना है कि मेरे लिए बस यही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आपका फुल, आपकी जब मेंटली आप प्रिपेयर होते हो ना किसी चीज को करने के लिए, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको पता है, एकदम श्योर हो कि मुझे यही करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आते हो, तब उस चीज में आप जितना करते हो उससे ज्यादा रिजल्ट मिलने लगता है हमको, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस की, फ्रेंड्स हम हमेशा बात करते हैं, यही मतलब होता है, आप अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को वर्क लाइफ के साथ बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको अपने पर्सनल मैटर्स अपने घर पे रख के आने हैं एंड आपको फ्रेश माइंड से आकर के अपने वर्क पे परफॉर्म करना है। आपकी एफिशिएंसी गई, साथ में एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया जिससे आपकी जान, साथ में और लोगों की जान भी जा सकती थी, ठीक है। कोई चीज ना करना, भूल गए करने से, ये करना था मैंने नहीं किया, ठीक है। कोई एक प्लांट था मान लो, वो एक्स्ट्रा हीट हो गया, उसको इतना हीट अप नहीं होता, वो खराब हो गया चलते चलते, गलती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्योंकि वो आपने करना था और वो आपने नहीं किया। एक ऐसी चीज जो आपको करनी ही नहीं थी और वो आपने जाके दे दिया अपना हाथ उसमें, नाउ व्हाट विल हैपन। तो ये एक ऐसी भारी बड़ी गलती है जिसका तो कोई वापस जाके पीछे भुगतान हो ही नहीं सकता। अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट डिसेबल हो गया है या आपकी लाइफ पे बनाई है बात, तो इस चीज का कोई भी कंपनसेशन पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको बहुत ज्यादा श्योर होना है, और ये बहुत बड़े रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अनसेफ कंडीशंस होती हैं, मतलब हादसे होते हैं। और वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये आप लोग खुद समझ सकते हो कि ओवर टाइम काम करवा रहे हैं मुझसे बैठाकर, वर्किंग आवर्स मेरे इतने ज्यादा कर दिए हैं कि आपको मुझे पूरा बैठ के काम करना है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मुझे प्रॉपर ब्रेक्स नहीं मिल रहे, मुझे लंच ब्रेक नहीं मिल रहा है, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, मेरा दिमाग बिल्कुल बर्न आउट हो गया है, इतनी जिम्मेदारी दे दी मेरे को, मैं मतलब आई एम जस्ट अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। मोनोटनी, मतलब सुबह से शाम तक आके बैठ रहे हो,
and for years and years and years you have to do that particular same thing. आपको वही चीज करनी, तो आपका दिमाग कर करके वो इतनी चीजें रट जाती हैं कि फिर आपकी बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, आपका दिमाग लग ही नहीं रहा है, मुझे पता है मुझे खड़े होकर बस यही पर्टिकुलर काम करना है। तो वहां पर भी क्या होता है, आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। हर काम में हर जगह थोड़ी क्रिएटिविटी मांगता है, हर जगह, ठीक है। अगर आप आगे देखोगे, फटीग करते करते इतना काम, भाई ओवर टाइम करवा दोगे, वर्किंग आवर्स मेरे बढ़ा दिए, मेरे को थकान होगी ना, मशीन तो है नहीं, अरे भाई मशीन भी चल जाएगी, ज्यादा काम करवा दोगे। हम तो इंसान हैं, हमें इतनी थकान हो गई, मेरी आंखों से नहीं दिख रहा है, बिकॉज वी ऑल्सो नो एज अ स्टूडेंट कि अगर हम ज्यादा पढ़ लेते हैं 4-5 घंटा लगातार, वर्ड्स मर्जअप हो जाते हैं। आपने ध्यान दिया है कभी? आपस में मिलने लगेंगे वर्ड्स, क्योंकि आपका दिमाग उस पॉइंट के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ब्रेक चाहिए, आप वॉक करके आओ, आप थोड़ा सा फ्रेश होकर के आओ, 15 मिनट्स 20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, आप फिर से परफेक्ट हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंटिन्यूअसली मोनोटोनस काम करता जाऊंगा ओवर टाइम लेवल पे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी फटीग हो जाएगी, आप इतना ज्यादा थक जाओगे कि एफिशिएंसी नहीं, हम कोई का कोई काम गलत कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली हम टायर्ड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बंदा कि मतलब एनीथिंग कैन हैपन, एंजाइटी हो जाएगा हमें। देन सम अदर कॉजेज दैट कैन कॉज एक्सीडेंट, और भी बहुत सारे कॉजेज ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्सीडेंट कर सकते हैं। सेफ्टी क्या हो गया है, एक्सपोजर, आइडेंटिफाई दैट देयर आर सम हाई डेंजर जोन्स। अच्छा, सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने देखो एक बात बताई है, हाँ, ऐसे कुछ हाई डेंजर जोन्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको आप समझो। कौन कौन से हो सकते हैं? हैंड लिफ्ट ट्रक्स, ऐसी, अभी मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे ट्रक्स जो कि हैंड लिफ्ट होके चलते हैं, आपको उनको जोर देना पड़ेगा, तभी जब आप भार रखोगे, उस पर वेट रखोगे तो वो हाथ से उठती हैं। देन व्हाट विल हैपन, व्हील बैरोज। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हील बैरोज? एक उसमें व्हील होता है, आपने अक्सर गार्डन एरिया में देखा होगा, या ब्रिक्स को कैरी करने के लिए अक्सर वर्कर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो इतना ज्यादा वेटी हो जाता है, इतना ज्यादा भारी हो जाता है, एंड जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगती है, चेस्ट पे होने लगती है, उनका बहुत ज्यादा भार है, तो दैट इज जस्ट नॉट हेल्दी, और इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ये अनसेफ कंडीशंस है। देन व्हाट विल हैपन, पुलिस है, सॉज है, हैंड रेल्स है, चिजल्स है, स्क्रूज ड्राइवर्स है, इन एरियाज को पर्टिकुलरली हमारे सेफ्टी एक्सपर्ट ने भैया बता दिया है, यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है तुम्हारे इंडस्ट्री में, अगर तुम यहां पे काम करोगे तो यहां तुम्हें थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की जरूरत है। वाई? बिकॉज वेयर अबाउट 1/3 ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अकर। कैन यू रीड इट ओवर योर स्टूडेंट्स? 1/3 से ज्यादा आपके यहां पर एक्सीडेंट्स इन्हीं एरिया में होते हैं। फाइन, ओके, नाउ आई टोल्ड यू कि हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। अब आप देख सकते हो ना, ये क्या है, हैंड लिफ्ट ट्रक्स आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये इसका पोर्शन है, जब इसको आप भारी सामान रखोगे उसके बाद आपको इसको लिफ्ट अप करना है। देखो ये हैंड लिफ्ट है, आपको हैंड से इसको यहाँ पे टैकल करना है, फिर ये ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है। व्हील बैरोज मैंने आपको बोला था, आप गार्डन में देख सकते हो, एक तरह का देखो व्हील है यहाँ पर, है ना, और फिर क्या है, इसको देखो ये घसीट के ले जा रहे हैं। और गार्डन एरिया की जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी यूज होते हैं, यहाँ पे ब्रिक्स भी इसमें होती हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत भारी हो जाता है, इनको हाथों से ही हैंडल करना पड़ता है, जिसलिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। चिजल क्या होता है आप देख सकते हो, इस तरह की चीज होती है। फाइन, ये इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, अब ठीक है, हमने फ्रेंड्स स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि अनसेफ कंडीशन से भाई ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो गए कि बहुत ज्यादा अनसेफ हो गई। अब एक्ट जो हमारे हैं वो अनसेफ हो गए, हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वही अनसेफ है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अकर, क्यों अकर हो रहे? ड्यू टू सर्टेन एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ यू रिमेंबर दैट पिक्चर ओवर हियर, अगर आपको पिक्चर याद है तो उसमें क्या हुआ था, पहले वाले में तो इतना भार उठा के जा रहे हो, अगर वेट है तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, इट माइट फॉल डाउन, दैट इज आल्सो द मिस्टेक, बट व्हाट इज हैपनिंग, यू आर योरसेल्फ गोइंग एंड स्टैंडिंग अंडर दैट पर्टिकुलर वेट by mistake, or you might have not noticed that. So what is happening, that is a mistake, that is an act on the part of भैया वर्कर की मिस्टेक है, वो जाके क्यों खड़े हो गए। फाइन, so these acts may be the result of lack of knowledge, because they were not having sufficient knowledge that this
particular machinery, it would not be safe for me to go and stand under this particular machinery, or when the equipments वो चल रहा है तो उसके नीचे मुझे नहीं खड़ा होना है, या फिर उनके पास इतनी स्किल नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर। इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए इससे पहले कि आप किसी भी लोकेशन पे जाओ, किसी प्लांट पे काम करने जाओ, फैक्ट्री में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए ना कि मैं उस मशीनरी के इतना पास ना जाऊं, या फिर ऐसी कोई हाइट वाली चीज उसके नीचे ना मैं खड़ा हूं, बिकॉज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। मेरे खुद के एक्ट्स ऐसे ना हो जो कि प्रॉब्लमैटिक हो जाए, तो कब पता होगा? भाई मुझे नॉलेज तो दी नहीं, ट्रेनिंग करवाई नहीं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं यहाँ पे 40 साल से काम कर रहा हूँ, मशीन तो परसों लगी आकर के। Now can you understand? So updation is required, time to time workshop is required, ताकि जो भी न्यू मैकेनिज्म है उनकी नॉलेज भी आप अपने वर्कर्स को इम्पार्ट कर सको। Now on the part of worker, certain bodily defects आ सकते हैं, या फिर कोई बॉडीली डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका रॉन्ग एटीट्यूड है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, आपको ये पता है कि मैं ये पर्टिकुलर मशीन जो है इसको मैं यूज करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है इसकी। क्यों? विदाउट अथॉरिटी, इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, नोबडी हैज इंस्ट्रक्टेड यू एंड यू आर थिंकिंग कि मैं जाकर के ये कर सकता हूं। आपको वैसे भी पता होगा, अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तो आपको किसी न किसी के सुपरविजन की जरूरत होती है। अगर एक एग्जांपल आप लेते हो योगा का, अगर आप फर्स्ट टाइम आसन्स बनाओगे ना, तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी एक ट्रेनर की जरूरत है, ताकि वो गलत नहीं हो जाए, आपके मसल्स एक्स्ट्रा लेवल पे स्ट्रेच नहीं हो जाए बनाने के चक्कर में, कि फिर बाद में आगे चल के आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपकी वेन्स खिंच गई, आप सही से नहीं चल पा रहे हो। बिकॉज ये तो पर्सनल लेवल पे भी मैंने कई बार देखा है, ठीक है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या है, आपको किसी न किसी के सुपरविजन की जरूरत है। पहले वो आपको करवा देंगे, देन यू वुड बी एक्सपर्ट, तब आप कर सकते हो। लेकिन आपने अपने आप को इतना बॉस समझ लिया है कि मुझे किसी की अथॉरिटी की क्या सुपरविजन की जरूरत नहीं है, आई एम सुपर एंड एक्स्ट्रा टैलेंटेड एंड आई कैन डू एवरीथिंग। सो ये जो रॉन्ग एटीट्यूड है ना, ये देखो रॉन्ग एटीट्यूड है, तो ये हर जगह चलता नहीं है, ठीक है। ये आपके बिहाफ पे एक ऐसा आपने एक्ट कर दिया है, इतना आपका रॉन्ग एटीट्यूड बिहेवियर था, जिसकी वजह से आपका अनसेफ एक्ट हुआ, और क्या हो गया वहां पे भैया, एक्सीडेंट हो गया बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग एटीट्यूड। ऑलराइट, नेक्स्ट, फेलियर टू यूज सेफ अटायर एंड पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मुझे पता है कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं पेशेंट्स का चेकअप करने, बट आई एम नॉट वेयरिंग दैट पीपीई, मैंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं यूज करे। मुझे पता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिकल कोई काम करने जा रहा हूं, मेरे को रबर ग्लव्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप पीपी नहीं पहनोगे एंड यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल टू ट्रीट योर पेशेंट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप कोरोना इन्फेक्टेड हो जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करने जा रहे हो, रबर ग्लव्स प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको, सेफ अटायर के लिए रबर बूट्स, ताकि आपको करंट ना लगे, आपने नजरअंदाज कर दिया। वाई? बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड दैट आई एम सो मच एक्सपीरियंस एंड आई डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। ये हो जाता ना कि हमें तो सब पता है, और हमारा ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि हमें जरूरत नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये सब तो चीजें ठीक है, मेरे पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस है। देन व्हाट विल हैपन? ये हमारा ऐसा एक्ट है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से कभी ना कभी बड़ा हादसा हो जाता है, और हमें इस चीज की जरूरत है समझने की कि जो हमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है जो काम, हमको उसमें ही रह के हम अपने काम को करें ना। केयरलेस थ्रोइंग ऑफ मटेरियल, मैंने सामान पे काम करके भाई इधर उधर फेंक दिया ना, व्हाट विल हैपन? मेरे को चोट लगेगी, सामान अलग खराब होना है, बिकॉज आई हैव थ्रोन द मटेरियल वेरेवर आई एम फीलिंग लाइक, मैंने उसको जाने दिया। यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट और यूजिंग इक्विपमेंट्स अनसेफली, पहली बात ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करना जो कि अनसेफ है, या फिर इक्विपमेंट्स को अनसेफली यूज करना, ठीक है। रिमूविंग सेफ्टी डिवाइसेस, मुझे पता है कि सेफ्टी डिवाइसेस मेरे को भैया कंपनी ने प्रोवाइड, व्हाई हैव दे प्रोवाइडेड मी? फॉर माय ओन सेफ्टी। अभी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको खुद भी तो इतना नॉलेज होना चाहिए दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। When you are on your own level not using those safety devices, then who would be responsible? Definitely you will be responsible, because your attitude, your behavior is such that you do not need any kind of safety devices, or either you have just removed that thing, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना। ये कुछ एग्जांपल्स इसीलिए ही बताए गए हैं कि इन सारे एक्ट्स
जो कि किसके लेवल पे होते हैं, एम्प्लॉय के लेवल पे होते हैं, वर्कर के लेवल पे होते हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। टेकिंग अनसेफ पोजीशन अंडर सस्पेंडेड लोड्स, ठीक है, लोड्स के अंडर में आपने क्या लिया, अनसेफ पोजीशन ले ली। डिस्ट्रैक्टिंग, टीजिंग, अब्यूजिंग, कॉरलिंग, कॉरल कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट विल हैपन। वंस ओन एक्सीडेंट प्रोन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, क्या हमें कुछ नहीं होगा, फाइन। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट वी हैव सीन बिकॉज of which accidents might take place and these are known as unsafe acts। इनको हम क्या कहते हैं, unsafe acts कहते हैं, जो कि हमारे वर्कर के लेवल पे हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, हमारा एटीट्यूड इतना ज्यादा कैजुअल हो जाता है दैट वी बिकम एक्स्ट्रा लेजी, हम हो जाते हैं ना कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा ना। अदर कॉजेज में क्या है, इसकी बातें करेंगे हम लोग। सी, These causes arise out of unsafe situation and climatic conditions। भाई ऐसी climatic conditions आ गई, वेरिएशन आ गई जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ थी। किस तरह की, एक्सेसिव नॉइस, ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा नॉइस वाली जगह पे काम करना है। वेरी हाई टेम्परेचर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिल्कुल अगर वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो भी प्रॉब्लम, वेरी लो टेम्परेचर होगा तो भी प्रॉब्लम। दोनों ही जगह पे अगर आप बहुत ठंडे समय पे रहोगे ज्यादा देर तक तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा, बहुत गर्म जगह पे रहोगे तो भी आपको इफेक्ट करेगा, आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। साथ में क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सेसिव नॉइस, मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था इफ यू रिमेंबर। कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं उनका राइट ईयर क्या होता है, प्रॉब्लम करने लगता है, उनको नहीं सुनाई देता। वाई, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली कॉल्स अटेंड करते हैं 24 घंटा पूरे साल, उनको सिर्फ कॉल्स पर ही बात करनी पड़ती, सो दे, उनके कान में प्रॉब्लम्स इस तरह की अराइज होने लगती हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, ह्यूमिड कंडीशंस में आप करो, ठीक है। उसके बाद बैड वर्किंग कंडीशंस, बैड वर्किंग कंडीशन से मतलब वहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। अनहेल्दी एनवायरनमेंट, क्लेनलीनेस का तो आपने ध्यान ही नहीं रखा, और आज के अगर टाइम में आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना तब तो वायरस ही वायरस आना है, फिर तो कुछ होना नहीं है। तो भाई साफ सफाई का ध्यान तो रखना है, ठीक है। हमने बात कही थी वॉशिंग फैसिलिटी का, पेंटिंग का भी, आपके फ्लोर्स को भी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, साफ धुलना, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग यू हैव टू, एंड दीज ऑल वी हैव रेड अंदर ईच एंड एवरी सेक्शन। अपने क्लीनलीनेस के अंदर पढ़ा है हमने प्रैक्टिस एक्ट 1948। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो, सो प्लीज गो बैक एंड चेक दैट वीडियो, बहुत डिटेल में हमने उसमें बातें करी है। स्लिपरी फ्लोर्स, पानी गिरा था छोड़ दिया तो हैवी मटेरियल लेके चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो स्लिप होना है। एक्सेसिव ग्लेयर, बहुत ज्यादा लाइटिंग हो गई, चमक रहा है, आंखों पर रोशनी लग रही है, तभी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। डस्ट एंड फ्यूम हो गए भाई, क्यों, वाई, वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हमने एग्जॉस्ट भी नहीं लगाए। एरोगेंट बिहेवियर ऑफ डोमिनेटिंग सुपरवाइजर, सी अगर आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट, आपका सुपरवाइजर, आपका बॉस है, अगर वो इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा ना कि पूरे टाइम ऑर्डर्स दे रहा है, तो फिर एक बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है, एक कि आप अपने लेवल पे कोई क्रिएटिविटी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज्यादा हमारा डोमिनेंट टाइप का सुपरवाइजर वो अपनी ही चलाएगा। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हो जाती है जो कि अदर कॉजेज में आती हैं, ठीक है, तो ये भी अनसेफ हो जाती है हमारे लिए।